बॉयलर ट्रबल्स में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर बॉयलर क्रोजन हो चुका था कंप्लीट, स्किल एंड स्लज फॉर्मेशन। दैन नेक्स्ट इज़ द कास्टिक अम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक अम्ब्रिटलमेंट का मीनिंग्स क्या होता है कि कोई मेटल या कोई सब्सटेंस कास्टिक की वजह से अगर वो ब्रिटल बन जाए, कोई यहाँ पर जो मेटल है वो कास्टिक, यानी कास्टिक का मतलब हो गया NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से है यहाँ पर कास्टिक। ये मेटल NaOH की वजह से यानी इसके साथ रिएक्शन करके इसका जो नेचर है वो ब्रिटल हो जाए। ब्रिटल का मतलब ये है कि ऐसे ही बन जाए जो जल्दी से ब्रेक हो जाए। जैसे जो ग्लास होता है उसका नेचर कैसा होता है, ब्रिटल होता है। नॉर्मली एक हम मेटल की बात करें और ग्लास की, तो ग्लास जल्दी से ब्रेक होता है। तो ये जो मेटल होती है ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करती है तो ये भी क्या बन जाती है, ब्रिटल बन जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर कास्टिक अम्ब्रिटलमेंट। यानी कि कास्टिक अम्ब्रिटलमेंट वो फिनोमिना होता है जिससे जो बॉयलर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सरफेस है उस पर कास्टिक सब्सटेंस यानी NaOH क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो नेचर होता है वो एनोडिक साइड, एनोड की तरह बिहेव करता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। जैसे आयरन Fe होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+ और Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि सीधी सी बात ये है कि NaOH की वजह से जो मेटल अगर कोई डैमेज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अब ये NaOH वाटर के अंदर कहाँ से आती है, एक्चुअली हम वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए उसके अंदर हम डालते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं जब, अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, एक्सेस में डालते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर फॉर्मेशन करता है NaOH का और CO2 का। CO2 का तो रोल होता है कोरोजन में, और इस NaOH का जो रोल होता है वो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट में होता है। यानी इस NaOH की वजह से जो हमारी मेटल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रिटल, ब्रेक हो जाएगी जल्दी से। और कभी कभी क्या होता है, वाटर का जो नेचर होता है वो एल्केलाइन होता है, वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो जो पार्ट, मेटल का जो पार्ट यहाँ पर NaOH के कांटेक्ट में रहेगा, कंसनट्रेट NaOH के कांटेक्ट में रहेगा, वो पार्ट एनोड की तरह बिहेव करेगा। और जो पार्ट नॉर्मल वाटर के कांटेक्ट में है या जिसमें बहुत कम अमाउंट में NaOH प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH के कांटेक्ट में, तो वो पार्ट बिहेव करेगा एज ए कैथोड की तरह। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक एनोड और कैथोड बन जाता है। तो एनोड पार्ट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर कैथोड की साइड मूव करने लगते हैं, और जो एनोडिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जैसे जॉइंट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, या जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है उस पार्ट पर क्या होता है कि NaOH जाके यहाँ पर क्या करता है, उस मेटल को एक तरीके से यहाँ पर उस मेटल में से ऑक्सीडाइज करने लगता है, उस मेटल को, उसमें से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, जो Fe होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है सोडियम फेरेट। सोडियम फेरेट इज़ द Na2FeO2। यानी कि अब जो ये यहाँ पे फ्री स्टेट में था, फ्री स्टेट में ना होके ये कंपाउंड की स्टेट में सोडियम फेरेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या होता है, ये जो सोडियम फेरेट अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है NaOH, Fe3O4 और H2O। देखो अगेन यहाँ पे इनिशियली जो Fe लिया था हमने फ्री स्टेट में वो कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर Fe3O4 में, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। और अगेन साथ में देखो NaOH दोबारा जनरेट, 6 मॉलिक्यूल जनरेट हो चुके हैं। फिर अगेन ये 6 मॉलिक्यूल फर्दर नेक्स्ट मेटल को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। इस तरह से वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज होती जाएगी। इस तरह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, एक तो रीज़न क्या है, NaOH का रीज़न था सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट को यूज़ कर ले, ये प्रिवेंशन में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट को यूज़ कर ले, या फिर यहाँ पर उस पानी के अंदर जिसके अंदर ये प्रेजेंट है उसके अंदर अगर हम टैनिन, लिग्निन वगैरह ये ऐड कर देते हैं, तो जो क्रैक्स, जॉइंट्स होते हैं, जहाँ स्ट्रेस पड़ता है वहाँ पे जाके ये फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं, अवॉइड किया जा सकता है। एक चीज़ होती है Na2 सोडियम सल्फेट, ये भी क्या करता है, जो जैसे कूलर वगैरह होते हैं जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनको जाके फिल कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर NaOH एक्यूमुलेट नहीं हो पाता और वो पार्ट
एनोड की तरह बिहेव नहीं करता है। अगर कोई पार्ट एनोड की तरह बिहेव करेगा तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स में रिमूव होके और वो ऑक्सीडाइज्ड हो पाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। प्राइमिंग का मीनिंग्स होता है वेट स्टीम। प्राइमिंग का मीनिंग्स होता है वेट स्टीम और फॉर्मिंग का मतलब यहाँ पे फॉर्म्स का बनना, बबल्स का बनना। प्राइमिंग मीन्स वेट स्टीम, एक स्टीम होती है, एक ड्राई स्टीम होती है, एक वेट स्टीम। यानी जब स्टीम के साथ वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें दिखने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। यानी कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्टीम का फॉर्मेशन करते हैं बॉयलर वगैरह में, तो उस स्टीम के साथ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट, पानी जब उछलता है तो उस टाइम क्या होता है, स्टीम के साथ पानी की कुछ ड्रॉपलेट भी आने लगती हैं। तो वो जो ऐसी स्टीम जिसमें कुछ वाटर की ड्रॉपलेट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। और फॉर्मिंग में फॉर्म्स बनती है, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, वाटर के अंदर डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं और उसको मिक्स शेक करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है वहाँ पर, फॉर्म्स का, बबल्स का फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से कि जब बॉयलर के अंदर भी फॉर्म्स का, कॉन्टिन्यूस बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर फॉर्मिंग। क्या रीज़न होता है, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे करनी है हमें। तो सबसे पहले प्राइमिंग की बात करें तो प्राइमिंग क्या होता है यहाँ पर कि जब बॉयलर के अंदर स्टीम, जब बॉयलर के अंदर जो स्टीम है वो क्या हो रही है, रेगुलरली प्रोड्यूस्ड हो रही है, कॉन्टीन्यूसली, यानी फास्ट रेट से जब हम स्टीम का फॉर्मेशन करते हैं तो सम ड्रॉपलेट ऑफ द लिक्विड वाटर आर कैरिड आउट अलोंग द स्टीम। यानी स्टीम के साथ पानी की कुछ ड्रॉपलेट आने लगती हैं और वेट स्टीम को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्राइमिंग। अब प्राइमिंग का रीज़न क्या होता है, प्राइमिंग का रीज़न होता है कि जब हम बहुत हाई वेलोसिटी से स्टीम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक तो रीज़न ये हो सकता है, या फिर सडन बॉइलिंग कर रहे हैं, एकदम से बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया, या फिर बॉयलर की डिज़ाइन भी सही नहीं होती, इस वजह से ये प्राइमिंग वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मिंग की, तो ये जो फॉर्मिंग होती है ये किस वजह से, बबल्स बनते हैं। एक्चुअली सोप क्या होता है, सोप में क्या होता है, हायर फैटी एसिड, सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होते हैं। तो यहाँ पर अगर उस वाटर के अंदर ऑयल प्रेजेंट है या फिर एल्कली प्रेजेंट है तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑयल और एल्कली दोनों रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं सोप का, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्राइमिंग को, फॉर्मिंग को, प्रिवेंशन ऑफ। तो सबसे पहले जो पॉइंट अभी हमने रीज़न पढ़े थे यहाँ पे कि प्राइमिंग का रीज़न क्या होता है, सडन बॉइलिंग। सडन बॉइलिंग मत करो, जो डिज़ाइन है बॉयलर की फॉल्टी डिज़ाइन उसको रिपेयर कर लेना चाहिए या उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर का जो लेवल होता है, कई बार क्या होता है वाटर का लेवल बहुत हाई होता है, इस सिचुएशन में भी क्या होता है, प्राइमिंग वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वाटर का लेवल लो होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार स्केल और स्लच जो प्रेजेंट होते हैं, पीपीटी वगैरह, प्रेसिपिटेट या इम्प्योरिटीज़ होती है, उसकी वजह से भी पानी जो उछलने लगता है, तो टाइम टू टाइम उसको क्या कर लेना चाहिए, हम लोगों को वहाँ पर टाइम टू टाइम उसको फ़िल्टर वगैरह कर लेना चाहिए, या ब्लो डाउन प्रोसेस से जो स्लज है उसको टाइम टू टाइम उसको वहाँ से रिमूव कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसी तरीके से उससे कैसे बचा सकता है फॉर्मिंग से। तो फॉर्मिंग को रिमूव करने के लिए कुछ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स वगैरह डाले जाते हैं, और जो एंटी फॉर्मिंग ये एजेंट होती हैं इनको ये क्या करते हैं, ये बबल्स वगैरह फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो ऑयल वगैरह होता है इसको रिमूव कर सकते हैं, या कई बार कैस्टर ऑयल वगैरह स्प्रेड कर देते हैं, तो जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और ब्लो डाउन प्रोसेस तो है ही जिससे हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अब इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्राइमिंग, देखो प्राइमिंग में क्या होता है कि स्टीम के साथ वाटर की ड्रॉपलेट आती हैं। जब वाटर की ड्रॉपलेट आती है तो हो सकता है वाटर की ड्रॉपलेट में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी साथ में आती हो। भाई वाटर जो हमारा है उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट, आयन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्टीम जब आगे पाइप में से पास होती है तो पाइप में जैसे पास होंगी तो वो उस वेट स्टीम होगी, तो वाटर ड्रॉपलेट के साथ जो इम्प्योरिटीज़ आई है वो भी आएंगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर कि जो वो पाइप्स वगैरह हैं वो डैमेज होने लगते हैं, पाइप वगैरह क्या होने लगते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। यानी कि जो टरबाइन, और आगे टरबाइन वगैरह स्टीम को यूज़ किया जाता है टरबाइन वगैरह चलाने के लिए, तो वहाँ पर भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है।
और इसके अलावा क्या होता है, कई बार क्या होता है, बबल्स का जो फॉर्मिंग की वजह से जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअल वाटर का कितना लेवल प्रेजेंट है उस बॉयलर के अंदर। कई बार बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं, तो बबल्स की वजह से हमें ये लगता है कि हाँ वो फिल हो रहा है बॉयलर, लेकिन उसमें क्या होता है कि अमाउंट कम होता है। जैसे नॉर्मली हम डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं तो वो जो हमारी टब या होता है वो फुल फिल हो जाता है, लेकिन उसमें जो अमाउंट होता है लिक्विड का वो बहुत कम होता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, तो इन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मनीष सर कॉल कर लो उनको, सर को मुझे पता नहीं, वो वैसे आए भी या नहीं पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, तो कॉल कर लो, नंबर होगा ना सर को, कॉल करके पूछो। हो गया फीस वगैरह का? नहीं करवाई अभी? तो करवानी पड़ेगी, मनीष सर कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें अब। कुछ नहीं हो रहा है, हम बाद में दे देंगे थोड़ा किस्त में। जब सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो गया, अब थर्ड चालू होने वाला है अगस्त में, 1 अगस्त से जहाँ तक कर देंगे आप लोगों का पेपर का। देखो चांसेस तो प्रमोट के ही हैं, बाकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम कंफर्मेशन कैसे माने, बाकी प्रमोट का ही है अभी, तभी तो ये जल्दी जल्दी करवा दें। मैम थर्ड सेम पर ये भी कहा है कि सिलेबस कंप्लीट करवाओ।